इस लेक्चर में हम बात करेंगे असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस की। ठीक है, इसमें हमें एक असर्शन दी जाती है और एक रीजन दिया जाता है। अगर असर्शन ठीक है तो हमारा ऑप्शन होता है सी, असर्शन ठीक है रीजन गलत है, और असर्शन गलत है रीजन ठीक है तो ऑप्शन होता है डी, दोनों ठीक है और असर्शन का सही रीजन है जो आपको रीजन दिया हुआ है, यानी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की जो रीजन है, तो ऑप्शन आता है ए। दोनों ठीक है लेकिन रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, रीजन जो है आपका वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो आता है बी। अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन और हो सकता था, असर्शन और रीजन बोथ आर फॉल्स। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें दे रखी है और फिर आगे बढ़ते हैं। अब वो कहता है असर्शन क्या है आपका, व्हेन अ न्यूट्रल बॉडी एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अगर एक्वायर करता है तो उसका मास डिक्रीज करता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज करना, और इलेक्ट्रॉन लूज करने से मास डिक्रीज होता है। रीजन क्या कह रहा है, अ बॉडी एक्वायर पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा ध्यान दो, अगर आप ऐसे बोलो व्हेन इलेक्ट्रॉन व्हेन अ न्यूट्रल बॉडी एक्वायर पॉजिटिव चार्ज इट्स मास डिक्रीज बिकॉज अ बॉडी एक्वायर पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन लग रहा है, तो ये बिकॉज लगा के आप चेक कर सकते हो कि असर्शन और रीजन एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन है आपका ए, दोनों करेक्ट है। ठीक है, अब क्या कहता है, असर्शन है ई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लॉ आउटसाइड अ vicinity of a conductor depend only on the local charge density sigma and it is independent of other charge present anywhere on the conductor। अच्छा, अब वो क्या कहता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड करती है सिर्फ चार्ज डेंसिटी पे जो अंदर आ रहा है, उसके अलावा जो चार्ज है बाहर उस पर डिपेंड नहीं करती। फिर रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन आउटसाइड द विसिनिटी ऑफ अ कंडक्टर इज गिवन बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे पहले तो आप ये देखो क्या असर्शन करेक्ट है, असर्शन करेक्ट नहीं है लेकिन रीजन करेक्ट लग रहा है। ऐसा कौन सा होता है ऑप्शन, असर्शन इज इनकरेक्ट रीजन इज करेक्ट, असर्शन इनकरेक्ट है रीजन करेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है आउटसाइड द विसिनिटी ऑफ अ कंडक्टर वो होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और असर्शन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द विसिनिटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ओनली ऑन द चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर चार्ज प्रेजेंट एनीवेयर ऑन द कंडक्टर। तो ये बात इसकी गलत है। आगे चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन क्या है, अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज विद इन क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस डज नॉट चेंज। हाँ, अगर आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो क्लोज सरफेस के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगी। ठीक है, और दूसरी बात इसका रीजन भी यही है, द फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ चार्ज विद इन द सरफेस। हाँ, अगर क्लोज सरफेस है तो वो सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड क्या है चार्ज का, मैं फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ आपको, फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा वो मीडियम क्या, किस मीडियम में रखा हुआ है। अगर यहाँ पर मीडियम बदलेगा तो वो ई आर से मल्टीप्लाई होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज विद इन द क्लोज सरफेस किसी भी पॉइंट पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ, तो असर्शन गलत है, रीजन ठीक है। अगला क्वेश्चन, असर्शन है इफ गॉसियन सरफेस डज नॉट एनक्लोज्ड एनी चार्ज देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस मस्ट बी जीरो। ऐसा नहीं है, हो सकता है उसके अंदर जो चार्ज हो वो जीरो मतलब कैंसिल आउट कर रहा हो,
तो वहाँ पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना ज़रूरी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी आ रही है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही हो तो भी जो गॉसियन सरफेस है वो चार्ज ना एनक्लोज करने के बाद भी अपना रिजल्ट देगी। तो वो कह रहा है इफ गॉसियन सरफेस डज नॉट एनक्लोज एनी चार्ज देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस मस्ट बी जीरो। ये बात ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस मे बी ड्यू टू आउटसाइड द चार्ज, किसी बाहर के चार्ज से भी हो सकती है, ड्यू टू आउटसाइड चार्जेस। अगला रीजन क्या है भैया इसका, नो नेट चार्ज इज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस सो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस इज जीरो। हाँ, नेट फ्लक्स की बात करो और नेट चार्ज की बात करो तो बात ठीक है। अगर कोई नेट चार्ज नहीं है तो गॉसियन, रीजन ठीक है, असर्शन गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, इफ अ पॉइंट चार्ज be revolved in a circle around another charge at the center of circle then the work done by the electric field will be zero। अच्छा, अब पहली बात तो ये आती है कि वर्क डन हम किस तरीके से पता लगाते हैं। देखो, अगर कोई चीज़ घूम रही है और उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो उसका वर्क डन जीरो होना लाजमी है, ठीक है। इफ अ पॉइंट चार्ज बी रिवॉल्व इन अ सर्कल अराउंड अनदर चार्ज, ठीक है, जो चार्ज सेंटर में रखा है तो वर्क डन जीरो होगा। हाँ, वर्क डन इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, रीजन भी ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप बिकॉज लिखते हो तो ये रीजन इससे मैच करता है। असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, असर्शन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इनिशियली एट रेस्ट, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है जो इनिशियली रेस्ट पे था, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट मूविंग अलोंग द फील्ड लाइंस ऑफ द फोर्स, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इनिशियली रेस्ट पे है, यूनिफॉर्म फील्ड में वो स्टार्ट मूव करना चालू कर देता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की फोर्स की डायरेक्शन में ही। हाँ, देखते हैं कैसे। मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि पॉजिटिव चार्ज अगर ये है, नेगेटिव चार्ज अगर ये है और ये आपकी फील्ड लाइन है तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से रिपेल होकर फील्ड लाइन की डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव चार्ज होता तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता। असर्शन ठीक है। रीजन अ पॉइंट चार्ज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मूव अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स। पहली बात, ये पॉइंट चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव ये मेंशन नहीं किया तो रीजन ठीक नहीं है। असर्शन ठीक है, रीजन ठीक नहीं है। पॉइंट चार्ज हमेशा, यहाँ पे इनको पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लिखना चाहिए था अगर इनको रीजन ठीक करवाना है तो, ठीक है। When we produce charge Q1 on a body by rubbing it against the another body which gets a charge Q2, ठीक है, इस प्रोसेस में Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू जीरो होगा। बिल्कुल ठीक है। जब आप एक बॉडी को दूसरी बॉडी पे रब करते हो तो उसका चार्ज एक से दूसरे पे इंड्यूस क्या बोलते हैं, कंडक्ट हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से चार्ज, लेकिन जो सिस्टम का टोटल चार्ज है हमेशा सेम रहता है। अब इसकी स्टेटमेंट तो देखो, चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, दोनों बातें ठीक है इसकी, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें देखते क्या कहता है। स्टेटमेंट 1, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ठीक है, डिनोटेड बाय सी, ठीक है। 1 कूलम इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड, ठीक है, इफ द करंट इज 1 एम्पियर। ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, 1 कूलम हैज 6 इंटू 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, देखो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे निकलेगा आपका 1 कूलम वाली चीज। देखो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 कूलम के पास कितना होगा, 1 बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन्स। 1 बाय 1.6 तो ठीक है, लेकिन 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाके प्लस 19 बन जाएगा। और अगर मैं इसका 10 अलग कर लूँ तो 10 बाय 1.6 आता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए।
6.25, लेकिन यहाँ पर 10⁻18 नहीं 10⁻10 है, तो स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 ठीक थी। ठीक है, स्टेटमेंट 1 अगले क्वेश्चन में, एट मैक्रोस्कोपिक लेवल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हैज़ नो प्रैक्टिकल कंसिक्वेंसेज। हाँ, और उसको हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू होती है। मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो हमें दिखाई दे। ठीक है, तो जो आप कह सकते हो 1 ग्राम 2 ग्राम जो दिख रही है चीज़ें, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर आप देखो 10⁻−19 कूलम चार्ज मायने रखता है। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर वो चार्ज मायने नहीं रखता। अगर आपसे कोई यूँ पूछे कि किसी में 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो मास पे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन का मास आएगा 10⁻30 विच इज़ नेग्लिजिबल फॉर मैक्रोस्कोपिक बॉडी। ना चार्ज पे फर्क पड़ता क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, और ना मास पे फर्क पड़ता। ठीक है, स्टेटमेंट 1 ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, 1 माइक्रोकूलम चार्ज कंटेन 10⁻13 टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब देखते हैं ये कैसे हुआ। अभी मैंने बताया एक कूलम में कितने हैं, 10⁻19 या 10⁻18 ले लो। अब माइक्रोकूलम का मतलब क्या होता है, 6.25 भी ले लो, 6.25 मल्टीप्लाई में माइक्रो का मतलब था 10⁻6, एक मिनट रुको, 6.25 10⁻18 मल्टीप्लाई में 10⁻6, तो ये 10⁻12 आएगा। अगर मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 10 ले लूँ तो 10⁻13, हाँ ये बात ठीक कह रहा है, इस रेंज में होता है। ठीक है, 1 माइक्रोकूलम चार्ज कंटेन 10⁻13 टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई अप्रॉक्सीमेटली। ये बात दोनों ठीक है, स्टेटमेंट और ये। ठीक है, आगे चलते हैं। A piece of matter having polar molecule does not have any net dipole moment in ordinary condition। हाँ, जब तक उस पर एक्सटर्नल फील्ड ना लगाई जाए, क्योंकि सारे के सारे डाइपोल जो हैं वो इस तरीके से अलाइन होंगे कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में होंगे। हाँ, अगर एक्सटर्नल फील्ड लगा दे तो वो सब के सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। स्टेटमेंट 2, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड द पोलर मॉलिक्यूल आर रैंडमली ओरिएंटेड। दोनों की दोनों स्टेटमेंट ठीक भी है और एक दूसरे से रिलेट भी करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोलराइजेशन इज नॉट पॉसिबल अंडर एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इफ मॉलिक्यूल ऑफ मैटर आर नॉन पोलर। नहीं, पोलराइजेशन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए भी हो सकता है, क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इंड्यूस होकर पोलर हो जाते हैं। ठीक है, इंड्यूस डाइपोल कहलाते हैं वो। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा लास्ट ईयर लेसन नंबर 5 में। इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड द पोलर मॉलिक्यूल टेंड्स टू अलाइन। हाँ, ये वाली बात ठीक है, तो ये गलत है, ये ठीक है। स्टेटमेंट 1 गलत है, वो कह रहा है पोलराइजेशन नहीं हो सकता किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल का। वो कह रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पोलर मॉलिक्यूल अपने आप को अलाइन कर लेते हैं और एक नेट डाइपोल मोमेंट देते हैं। आगे चलते हैं। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन सेम आएंगे, जैसे पहला क्वेश्चन सेम है तो दूसरे पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉस ईच अदर। नहीं, ये गलत है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट डज नॉट सुपर इम्पोज, किसी एक पॉइंट पर सुपर इम्पोज नहीं कर सकती टू गिव वन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पर सुपर इम्पोज कर सकती है और इलेक्ट्रिक फील्ड दे सकती है, दोनों बातें गलत है। असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है। असर्शन, ऑन गोइंग अवे फ्रॉम अ स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज। अगर हम किसी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल से दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करती है। हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल इनवर्स स्क्वायर लॉ को मानता है। रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस। हाँ ठीक है, ठीक है। वैसे स्क्वायर को नहीं मानता, क्यूब को मानता है। इसका फॉर्मूला देखो आप, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है के 2p/r³। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को नहीं, वो तो आर के क्यूब को मानता है। तो रीजन बिल्कुल ठीक नहीं है, क्यूब होता तो ठीक रहता। अब असर्शन देखो, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो है EdA इज 0। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एवरीवेयर ऑन द सरफेस। जरूरी नहीं है,
अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो तो ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है वो जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो, यानी कि उस सरफेस पर जितनी नंबर ऑफ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है वो जाने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इक्वल हो, तब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलरली या नॉर्मली। रीजन, द चार्ज इनसाइड द सरफेस इज जीरो, इसकी भी कोई खास जरूरत नहीं है, तो दोनों बातें गलत हैं। Assertion, if a point charge be rotated in a circle around a charge, the work will be zero. हाँ ये बात ठीक है। वर्क डन इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट, हाँ ये तो अभी थोड़ी देर पहले करा हमने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Assertion, if a conducting medium is placed between two charges, then electric force between them becomes zero. अगर ये दो चार्जेस हैं और इनके बीच में मैं एक कंडक्टिंग मीडियम रख दूं तो क्या होगा, तो वो चार्ज के बीच की फोर्स को कम कर सकते हैं क्योंकि चार्ज फ्लो होने लगेगा। ये बात ठीक है काफी हद तक। तो इसका मतलब अगर मैं डाइलेक्ट्रिक में दो चार्जेस रखता हूं तो उस पर फोर्स लगती है। हाँ ठीक है। रीजन, रिडक्शन इन फोर्स ड्यू टू इंट्रोड्यूसिंग मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये रीजन तो ठीक है कि रिडक्शन जो होती है फोर्स की वो इस बात से होती है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, और अगर मैं आपसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करूं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का, यानी कि इंसुलेटर का। ठीक है। अब अगर मैं इंसुलेटर बोलूं तो इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक एक ही चीज है। ठीक है। अगर एक इंसुलेटर एक्सटर्नल फील्ड में नहीं है तो वो नॉर्मली एक इंसुलेटर का काम कर रहा है, और अगर एक्सटर्नल फील्ड में है तो वो डाइलेक्ट्रिक यानी कि अपने आप को दो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स में या एक पोलर का चीज में कन्वर्ट कर लेगा। अब आपसे पूछा जा रहा है जो कंडक्टर है उसकी डाइलेक्ट्रिक वैल्यू क्या होती है या उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो हम यहां कहेंगे वो मटेरियल जिसको आप कंडक्टर कह रहे हो वो पोलराइज नहीं हो सकता। अगर पोलराइज नहीं हो सकता तो उसकी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। ठीक है। जरा इस पे ध्यान दो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो यहां से इस बात को और ध्यान रखना आप कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसे आप म्यू आर से या के से दिखाते हो, जिसका मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, किसी कंडक्टर के लिए इनफाइनाइट होता है, किसी कंडक्टर के लिए। आगे असर्शन, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। हाँ। रीजन, चार्ज विच इज लेस देन 1 कूलम इज नॉट पॉसिबल। ये तो बिल्कुल बेकार की बात है। असर्शन ठीक है। ठीक है। असर्शन, एक्सेस चार्ज ऑन अ कंडक्टर रिसाइड्स एंटायरली ऑन द आउटर सरफेस। बिल्कुल ठीक है। रीजन, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। दोनों बातें ठीक है, इसलिए उसको बाहर जाना पड़ता है क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। असर्शन, व्हेन अ न्यूट्रल बॉडी इज चार्ज नेगेटिवली, तो उसका मास बढ़ता है। हाँ, जैसे पीछे बताया था कि न्यूट्रल बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज होती है तो उसका मास घटता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो वैसे ही नेगेटिवली चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करता है। रीजन, व्हेन अ बॉडी इज चार्ज नेगेटिवली इट गेन सम इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और इन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका छोटी ही क्वांटिटी में होता है लेकिन फाइनाइट मास होता है। असर्शन, एज अ फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। जैसा कि हम जानते हैं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। बिल्कुल ठीक है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम। दोनों बातें ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके लेसन नंबर 1 के असर्शन रीजन के क्वेश्चन हुए। अब स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 2। असर्शन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ। अगर डिस्टेंस हम आधा कर दें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को 3 टाइम्स कर दें, तो क्या कैपेसिटेंस 6 टाइम्स हो जाएगी। तो हम सबसे पहले कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अगर आपने डी को हाफ कर दिया है
और यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई आर मल्टीप्लाई कर दिया है जिसकी वैल्यू है 3। ये एक मिनट रुको, पहले यहाँ ई आर लिख दूँ मैं। देखो C की वैल्यू है ई आर ई नॉट ए बाय डी। अब मैं D को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से और ऊपर यहाँ ई आर की वैल्यू रख रहा हूँ मैं 3, तो हाँ 6 टाइम्स हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। रीजन, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। इस बात का कोई लेना देना नहीं है, रीजन गलत है, असर्शन ठीक है। आगे, टू कोसेंट्रिक चार्ज शेल, दो कोसेंट्रिक चार्ज शेल है आर गिवन, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द शेल्स डिपेंड ऑन द चार्ज ऑफ इनर शेल। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इनर शेल पर डिपेंड करेगा, ठीक है, ना कि आउटर शेल पर। रीजन क्या कहता है, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑफ आउटर शेल रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। ये बात ठीक है, ठीक है। ऐसा क्या होता है भाई, अगर आप एक चार्ज शेल लेते हैं तो उस शेल के अंदर पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट रहता है, ठीक है। किसी चार्ज शेल के अंदर चार्ज जीरो रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहने की वजह से पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। तो रीजन क्या कह रहा है, पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज ऑफ आउटर शेल रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। हाँ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, स्फीयर असर्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, बिल्कुल ठीक है। द पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट इनसाइड अ कंडक्टर रिमेन सेम और कांस्टेंट, दोनों बातें ठीक है। असर्शन, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय द चार्ज बिटवीन दीज पॉइंट्स। ये बात ठीक है, वर्क डन जो है वो नहीं डिपेंड करता पाथ पे। रीजन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन नहीं लिखना था इसको, कंजर्वेटिव फोर्स तो ठीक हो जाता, तो ये गलत है, रीजन गलत है और असर्शन ठीक है। आगे असर्शन, पोलर मॉलिक्यूल डू नॉट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता जब तक वो एक्सटर्नल फील्ड में ना रखे जाए। वैसे पोलर मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट होता है, गलत है। पोलर मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। इन पोलर मॉलिक्यूल सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड इवन व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड, गलत, दोनों बातें गलत है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बातें बताई हैं इसने दोनों। असर्शन, अ कैपेसिटर कैन बी गिवन only a limited quantity of charge. A capacitor can be given only a limited quantity of charge. Charge stored by the capacitor depend on the shape and size of plate of capacitor and the surrounding medium. ठीक है, ये ठीक है। Capacitor can be given only limited quantity of charge, दोनों बातें ठीक है। अनलिमिटेड चार्ज नहीं भर सकते हम, एक लिमिटेड क्वांटिटी में चार्ज भर सकते हैं। अगर आपको उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है तो आपको उसका एरिया बढ़ाना पड़ेगा और उसके बीच का डिस्टेंस कम करना पड़ेगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी के हिसाब से, और वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि प्लेट की शेप कैसी है, उसका साइज कैसा है और उसके अंदर मीडियम कौन सा भरा गया। असर्शन, इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है अवे फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल होता है नेगेटिव, हाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से भागता है, टू हायर पोटेंशियल। रीजन, इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज, दोनों बातें ठीक है और दोनों एक दूसरे से रिलेट भी करती है। असर्शन, अ चार्ज कैपेसिटर इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम अ बैटरी। एक चार्ज कैपेसिटर है जिसे डिसकनेक्ट किया एक बैटरी से। नाउ इफ इट्स प्लेट आर सेपरेटेड फर्दर द पोटेंशियल एनर्जी विल फॉल। अगर उनकी प्लेट मैं अलग कर दूं कैपेसिटर की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, पे क्या फर्क पड़ेगा, जरा ध्यान दो। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है,
ठीक है। अ चार्ज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी, उसको बैटरी से डिस्कनेक्ट किया, कैपेसिटर भी भरा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर एनर्जी कितनी है? अब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है आपका? Q²/2 वाला। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या है? एक हाफ Q²/C, हाफ CV, हाफ V²/Q, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो यहाँ पर ये फॉर्मूले दे भी रखे हैं, हाफ Q²/C, हाफ CV² और हाफ QV, हाफ CV² और हाफ QV, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। Assertion: a charge capacitor is disconnected from a battery. Now, if its plates are separated further, the potential energy will fall. तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो यहाँ पे किस किस चीज़ का फर्क पड़ना है। देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है आपका? Q²/2C, ठीक है। अब C पर किसका फर्क पड़ना है? D का। D डिक्रीज और D इंक्रीज, उसने कहा जो डिस्टेंस है प्लेट के बीच का या सेपरेशन है वो इंक्रीज कर दिया, तो कैपेसिटेंस डिक्रीज। कैपेसिटेंस डिक्रीज तो एनर्जी इंक्रीज, एनर्जी फॉल नहीं होनी चाहिए, एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए। रीजन: एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इक्वल टू द वर्क डन इन चार्जिंग। गलत दोनों। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इक्वल टू वर्क डन इन चार्जिंग, ये वाली बात ठीक है, ऊपर वाला पॉइंट गलत है। आगे असर्शन क्या कहता है? ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांट बी जीरो एट सम पॉइंट साइमल्टेनियसली, किसी एक पॉइंट पर। ये वाली बात तो ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, ये बात ठीक है, लेकिन रीजन इससे मैच नहीं कर रहा, ठीक है। अगला असर्शन: अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी थ्रू अ की, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ कांस्टेंट के इज इंट्रोड्यूस बिटवीन देम। तो जो एनर्जी है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करता हूँ तो उससे कैपेसिटी बढ़ती है, और अगर कैपेसिटी बढ़ती है तो फिर दोबारा पीछे वाले फॉर्मूले पे आ जाओ, कैपेसिटेंस बढ़ने से एनर्जी डिक्रीज होती है। और इसने क्या कहा है? एनर्जी के टाइम्स हो जाएगी, नहीं, एनर्जी जो होगी 1/k टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। असर्शन: अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड, ये तो हो गया 10वां। अब इस पे वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P इज पॉजिटिव। हाँ, अगर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर आओगे किसी पॉजिटिव चार्ज के पास, ठीक है, तो वहां पे वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा। रीजन क्या है भैया इसका? फॉर Q लेस देन 0 द फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इज अट्रैक्टिव। देखो भैया यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है, मैं एक पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा हूं, तो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव, इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स है। रीजन भी बिल्कुल यही है, द फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इज अट्रैक्टिव सो दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे।
ठीक है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। अगला असर्शन ए एंड बी आर टू कंडक्ट आर टू कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ सेम रेडियस, ए बीइंग सॉलिड एंड बी इज होलो। ठीक है, सो एक भरा हुआ एक खाली है, बोथ आर चार्ज टू सेम पोटेंशियल, अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है देन चार्ज ऑन ए एंड बी इज सेम, अगर पोटेंशियल सेम है तो चार्ज भी दोनों का सेम होगा। ये बात ठीक है। रीजन पोटेंशियल ऑन बोथ आर सेम, रीजन भी ठीक है, अगर पोटेंशियल सेम है तो दोनों का चार्ज भी सेम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, बिल्कुल ठीक है। नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ टेस्ट चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ये दोनों बातें भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। अगला क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square is altered whether is unaltered whatever with the charges are brought to specific location। हाँ, अगर मैं उनकी लोकेशन पर रखता हूँ या कुछ बदलता हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पाथ से इंडिपेंडेंट होते हैं। रीजन भी यही कह रहा है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है वर्क, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो दोनों बातें ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, असर्शन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ पोलर डाइलेक्ट्रिक इज जीरो। हाँ, अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रही तो उनकी ओरिएंटेशन जो होगी वो रैंडम होगी, इस वजह से उनका डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। इसको थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था हमने। रीजन है द डाइपोल्स ऑफ अ पोलर डाइलेक्ट्रिक आर रैंडमली ओरिएंटेटेड, बिल्कुल सही है दोनों बातें। अगला क्वेश्चन, असर्शन पोलर मॉलिक्यूल है परमानेंट डाइपोल मोमेंट, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। हाँ ठीक है, इन पोलर मॉलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड इवन व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड। पोलर मॉलिक्यूल में कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड नहीं करते। रीजन गलत है, असर्शन ठीक। चार्जेस ऑन ऑल कंडेंसर, ये कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज इज सेम। हाँ, चार्ज जो होता है सभी कंडक्टर में सेम रहता है। रीजन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर या कंडेंसर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, नहीं। C इक्वल्स टू क्यू बाई वी एक फॉर्मूला है, लेकिन कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करती है आपके कंडेंसर या कैपेसिटर की शेप पे, उसमें भरे हुए मीडियम पे और उनके बीच के डिस्टेंस पे। असर्शन एन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल का मतलब है नेगेटिव रीजन, हायर पोटेंशियल का मतलब है पॉजिटिव रीजन। हाँ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। दोनों बातें ठीक है। असर्शन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी थ्रू अ की। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, तो क्या एनर्जी के टाइम्स हो जाएगी? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि एनर्जी के टाइम्स नहीं होगी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी, द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट रिमेन कांस्टेंट और अनचेंज। तो यहां पर सरफेस डेंसिटी की अगर हम बात करें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम दिखा सकते हैं सिग्मा से, क्यू बाय ए से। ठीक है, अगर आपने ये फॉर्मूला लिखा तो यहां पर क्यू का एक फॉर्मूला है सी बी। ठीक है, सी तो आपने के टाइम्स कर दिया, तो आपकी चार्ज डेंसिटी भी के टाइम्स हो जाएगी। दोनों बातें गलत है, असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ चार्ज पार्टिकल मूविंग फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू द नेट वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑन द पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ कनेक्टिंग। हाँ, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। द नेट वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ क्लोज लूप इज जीरो। दोनों बातें ठीक है। आगे,
एक कैपेसिटर है, अ कैपेसिटर कैन बी गिवन ओनली अ लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ चार्ज। किसी कैपेसिटर को आप लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ चार्ज ही दे सकते हो, बिल्कुल ठीक बात है। चार्ज स्टोर बाय द कैपेसिटर डिपेंड अपॉन द शेप, हाँ ये बात भी ठीक है, शेप पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है, और उसके बीच में मीडियम कौन सा भरा गया है। आगे, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज। कैपेसिटी जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वो बढ़ती है अगर उनके बीच का डिस्टेंस कम होता है, इस फॉर्मूले के हिसाब से, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। ठीक है, डी इनवर्स के प्रोपोर्शनल है C से। आगे, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ये बात गलत है, असर्शन ठीक है, रीजन गलत है। द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर under given circumstances remain constant irrespective of the charge present in it, ये बात ठीक है, present on it। चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है साइज पे, शेप पे और मीडियम पे, दोनों बातें ठीक है। A charge capacitor is disconnected from a battery now if its plate are separated further, ये अभी थोड़ी देर पहले कराया हमने। आगे, if three capacitor of capacitance C1, C2 and C3 are connected in parallel, ठीक है, एंड इन सीरीज, ठीक है, तो पैरेलल की वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड होता है और सीरीज में उनका इन्वर्स ऐड होता है। ठीक है, तो असर्शन तो ठीक है यहाँ पर, लेकिन रीज़न गलत है, ये सीरीज का फॉर्मूला लिख दिया। तो यहाँ पे आपके लेसन नंबर 2 के असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं समाप्त।